गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे से होगे। बच्चों, सॉलिड स्टेट चल रहा है हम लोग का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है क्लास 12 का, पार्ट 1 का। और इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस कर चुके हैं पैकिंग एफिशिएंसी। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक था पैकिंग एफिशिएंसी, उससे न्यूमेरिकल्स बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। बेसिकली हालांकि एक दो टॉपिक और भी हैं इसके बाद, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। बच्चों, जो सॉलिड्स क्रिस्टल्स हमने जो भी सारे अभी पढ़े हैं, ठीक है, चाहे वो क्रिस्टलाइन हो, एमोर्फस हो, जो भी हो, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और ये जितने भी आपके जो क्रिस्टल्स होते हैं, जो भी आपके जैसे सॉलिड है ना, इसमें बहुत छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं। लेकिन आपको पता है ये जो स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं ना, इसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं, है ना। और ये डिफेक्ट्स क्यों आते हैं? बेसिकली जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, कभी कभी ये बहुत फास्ट होता है, कभी मॉडरेट होता है, उसकी वजह से भी ये डिफेक्ट्स आ सकते हैं, है ना। अगर सिंगल क्रिस्टल्स भी, जब सिंगल क्रिस्टल्स जो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो ये तब होता है जब क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बहुत ही स्लो रेट पे होता है ना। और आपको पता है जब ये स्लो रेट से प्रोसेस होता है क्रिस्टलाइजेशन का, फिर भी इसके बावजूद भी इसमें डिफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, है ना। मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उसमें शॉर्ट रेंज के साथ साथ लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होता है अरेंजमेंट का। किसका? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इनके अरेंजमेंट का लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों ऑर्डर होता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी क्रिस्टल्स परफेक्ट नहीं होते, है ना। उसमें कहीं ना कहीं आपको डिफेक्ट्स देखने को मिल ही जाएंगे, इरेगुलरिटीज़ देखने को मिल जाएंगी, है ना। तो वही इम्परफेक्शंस होते हैं सॉलिड्स में, उसी के बारे में हमको पढ़ना है, ठीक है। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो जो डिफेक्ट्स होते हैं दे आर ऑफ बेसिकली टू टाइप्स, ठीक है, पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। बेसिकली आपको यहाँ पे आपके सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट्स को ही हमको डिस्कस करना है, लाइन डिफेक्ट्स नहीं डिस्कस करेंगे, बट हाँ जान जरूर लेंगे कि होता क्या लाइन डिफेक्ट्स, ठीक है। तो पहले पॉइंट डिफेक्ट्स देखते हैं। Point defects are the irregularities of deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance. देखो पॉइंट डिफेक्ट क्या है? पॉइंट डिफेक्ट में ये कह रहा है कि किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, ठीक है, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो अरेंजमेंट होता है, जो आइडियल अरेंजमेंट होता है ना एटम्स का, उससे डिविएट हो जाते हैं, ठीक है, अराउंड अ पॉइंट, किसी पॉइंट के आसपास जो है आपको इरेगुलरिटी देखने को मिले अरेंजमेंट में, तो वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाता है। समझ में आ रहा है? किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में अगर किसी पॉइंट के आसपास आपको इरेगुलरिटीज देखने को मिल रहा है, डिविएशन देखने को मिल रही है आइडियल अरेंजमेंट से, ठीक है, तो वो पॉइंट डिफेक्ट कहलाएगा, ठीक है। तो पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डिविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ठीक है। तो ये पॉइंट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के आसपास आपको देखने को मिले। जबकि जो लाइन डिफेक्ट्स होता है ना, वो ऐसे इरेगुलरिटी से डेविएशन होती हैं आइडियल अरेंजमेंट से, जिसमें पूरी पूरी एंटायर रो लेटिस पॉइंट की उसमें जो है डेविएट आपको दिखाई देगी, है ना। तो ये जो इरेगुलरिटीज होती हैं ये बेसिकली क्या कहलाती हैं? क्रिस्टल डिफेक्ट्स कहलाती हैं। दे आर कॉल्ड द क्रिस्टल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो सारे पॉइंट डिफेक्ट्स को हम बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करना है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। देखो जो पॉइंट डिफेक्ट्स हैं बेसिकली इनको 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है। एक आपका स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट्स, सेकंड वन इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स एंड थर्ड इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, है ना। तो चलो देखते हैं क्या क्या होता है स्टोकियोमेट्री। बच्चों, स्टोकियोमेट्री जो डिफेक्ट्स होते हैं, है ना, ये पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये डिफेक्ट इस टाइप के होते हैं कि आपके जो भी आपके जो क्रिस्टल है या जो सॉलिड है, उस सॉलिड की स्टोकियोमेट्री को ये डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। उनकी स्टोकियोमेट्री वैसे ही रहती है, ठीक है, वो आपका क्या होता है? डिस्टर्ब नहीं होता, है ना। और इनको हम लोग थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं या इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स भी बोलते हैं। ये जो है ये फिर से फर्दर जो है 2 टाइप्स के हैं। स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट जिसमें वो होते हैं, ये ऐसे पॉइंट डिफेक्ट्स हैं जिसमें आपके सॉलिड की स्टोकियोमेट्री नहीं अफेक्ट होती है, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होती है। और ये फिर से 2 टाइप के होते हैं, ये होते हैं वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, ठीक है ना। वैकेंसी डिफेक्ट्स और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स,
ठीक है, तो पहले देखते हैं हम वैकेंसी डिफेक्ट्स क्या है। बच्चों जो वैकेंसी डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि ये देखिए यहाँ पे एक फिगर भी दिया हुआ वैकेंसी डिफेक्ट का, आपको समझ में आएगा अगर आप देखें पिक्चराइजेशन यहाँ पे है। देखो कह रहा है कि व्हेन सम ऑफ द लेटेस्ट साइट्स आर वैकेंट द क्रिस्टल इज सेड टू बी वैकेंसी डिफेक्ट। यानी अगर पूरे आपको जो सॉलिड में अगर या क्रिस्टल में आपको अगर कुछ ऐसी साइट्स दिखें जो वैकेंट हैं, खाली हैं, ठीक है, तो ऐसे इफेक्ट्स को हम लोग वैकेंसी डिफेक्ट्स बोलते हैं, है ना। और इसमें होता क्या है, इसमें भाई आपका क्या हो, यहाँ पे आपका लेटेस्ट जो भी था, ठीक है, यहाँ पे जो लेटेस्ट साइट थी वो वैकेंट हो गई, खाली हो गई, तो डेंसिटी कम हो गई, है ना। तो इससे क्या होगा, दिस रिजल्ट्स इन द डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, है ना। एंड दिस डिफेक्ट कैन डेवलप ऑल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड, ठीक है। तो ये डिफेक्ट आपको तब भी देखने को मिलेगा जब आप इसको हीट करेंगे, ठीक है। ये था आपका वैकेंसी डिफेक्ट। अब आते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। कह रहा है कि व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है आपके, एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, ठीक है। तो यहाँ एटम और मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई एन इंटरस्टिशियल साइट द क्रिस्टल इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल साइट मतलब ये जो आपके रो अरेंजमेंट है, इनके बीच में कहीं पे आ जाए, वो आपका इंटरस्टिशियल साइट होती है, बीच में कहीं भी रैंडम, है ना। तो वही कह रहा है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपकी इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो हम कहते हैं कि क्रिस्टल में क्या आ गया है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो गया, है ना। और इससे क्या होगा, इससे इस डिफेक्ट की वजह से आपके सब्सटेंस की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली नॉन आयनिक सॉलिड्स ही शो करते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जो वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ये दे आर ओनली शोन बाय द नॉन आयनिक सॉलिड्स, ठीक है ना। क्योंकि आयनिक सॉलिड्स को क्या करना पड़ता है, अपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करना, हमेशा मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए ये बेसिकली नहीं दिखा पाते हैं इस टाइप के डिफेक्ट्स को, ठीक है। तो बच्चों जो सिंपल वैकेंसी और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इनके बेसिकली दो नाम दिए गए हैं। इन डिफेक्ट्स को हम लोग बोलते हैं फ्रैंकल एंड शॉटकी डिफेक्ट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल कोई ना कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स हैं फ्रैंकल और शॉटकी, ठीक है। तो चलो इनको हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या होते हैं फ्रैंकल और क्या होते हैं आपके शॉटकी डिफेक्ट्स, ठीक है। चलो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट्स। देखो दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयनिक सॉलिड्स, ठीक है। ये जो डिफेक्ट है ये आयनिक सॉलिड्स के द्वारा दिखाया जाएगा, है ना। इसमें होता क्या है, जो स्मॉलर आयंस होते हैं ना, जैसे जो बेसिकली आपको कैटायंस वगैरह है, छोटे होते हैं, है ना। तो जो स्मॉलर आयन होते हैं जैसे कैटायन वगैरह होते हैं, ये अपने नॉर्मल साइड से क्या हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। यानी जो इनकी सही जगह थी, जो नॉर्मल इनकी जो पोजीशन दे रखी थी हमने, वो वहाँ से डिसलोकेट होकर के क्या हो जाएंगे, कहीं किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चले जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा, इट क्रिएट्स अ वैकेंसी डिफेक्ट। उससे क्या हो जाएगा, जहाँ से ये छोड़ेंगे वहाँ वैकेंसी डिफेक्ट हो जाएगा ओरिजिनल साइट पे जहाँ पे वो थे, है ना। और जहाँ पे ये जाएंगे नई पोजीशन में, वहाँ पे कौन सा डिफेक्ट हो जाएगा, वहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने को मिलेगा। समझ में आ रही है, मतलब मेरा फ्रैंकल डिफेक्ट ये है कि ये बेसिकली आयनिक सॉलिड्स के द्वारा दिखाया जाता है। इसमें होता क्या है, जो आपके कैटायंस होते हैं, यूजुअली जो स्मॉलर आयंस होते हैं, ये अपनी पोजीशन से, नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाते हैं, वहाँ से हट जाते हैं। और जहाँ से हटते हैं वहाँ पे वैकेंसी डिफेक्ट कॉज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से वो हट गए, है ना। और जहाँ पे जाएंगे किसी इंटरस्टिशियल साइट पे, वहाँ आपको इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देखने को मिलेगा उसकी न्यू लोकेशन पे। तो इसीलिए हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट को बेसिकली डिसलोकेशन डिफेक्ट भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है। सो द फ्रैंकल डिफेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द डिसलोकेशन डिफेक्ट, है ना। इससे डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता सॉलिड के। समझ में आ रहा है, यस। फ्रैंकल डिफेक्ट्स की वजह से आपकी डेंसिटी, सॉलिड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता, है ना। और फ्रैंकल डिफेक्ट इज शोन बाय द आयनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे इसमें ये ऐसी जगह आपको देखने को मिलेगा, फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसे आयनिक सब्सटेंसेस में देखने को मिलेगा जिनके आयंस के साइज में लार्ज, बड़ा डिफरेंस हो, जैसे जिंक और सल्फर, ठीक है। और ये आपका जिंक और सल्फर, ठीक है, सिल्वर क्लोरीन, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर और ब्रोमाइड हो गया, इनके क्या, ये जो आयंस है इनके साइज में काफ़ी डिफरेंस है ना। तो इनकी जब, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट आपको वहीं देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको साइज में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। गॉट इट। अब आते हैं शॉर्टकी।
शॉर्ट का मतलब अगर आप ट्रिक से याद करो, शॉर्ट का मतलब कोई चीज़ कमी हो गई है, शॉर्ट हो गया है ना। तो ये बेसिकली कैसा वैकेंसी डिफेक्ट है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं शॉर्ट के डिफेक्ट्स को। ये देखिए जो शॉर्ट के डिफेक्ट है बेसिकली, ठीक है, ये एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है आयनिक सॉलिड्स में, ठीक है। एंड इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कैटायन एंड आयंस आर इक्वल, है ना। इसको क्या करना पड़ता है भाई, ये अपने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या होता है, जो आपका कैटायन और एनायंस के जो नंबर्स हैं जो मिसिंग हो रहे हैं वो इक्वल होते हैं बेसिकली। आप देख सकते हो, इधर देखो फ्रैंकल डिफेक्ट दिखाया गया, इधर शॉर्टकट डिफेक्ट दिखाया। फ्रैंकल डिफेक्ट में देखें आप तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो है कैटायन छोटा सा बीच में इंटरस्टिशियल साइड में दिख रहा है, दिख रहा है ना, ये देखो। और ये कहाँ से हटा है, ये देखिए आप फोर्थ लाइन में देख सकते हो, नीचे से साइड से फोर्थ, ऊपर से फोर्थ, यहाँ पे एक वैकेंट है ना, ये यहाँ से डिसलोकेट है करके इस जगह आ गया ग्रीन वाले पे, तो इस जगह यहाँ पर फ्रैंकल डिफेक्ट है। यहाँ आप देखिए शॉर्ट के डिफेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। ये शॉर्ट के डिफेक्ट में कई जगह आपको जो है वैकेंट दिख रहा होगा जहाँ कोई कैटायन या एनायन नहीं है ना। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, ये इस तरीके से अपनी न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए इक्वल नंबर ऑफ मिसिंग्स होते हैं यहाँ पे कैटायन और एनायंस के, है ना। तो जैसे जो आपका वैकेंसी डिफेक्ट होता है, जो शॉर्ट के डिफेक्ट्स से क्या होता है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है सब्सटेंसेस की। रिमेंबर द थिंग, आपका कोई डिफरेंस पूछ लेता है शॉर्ट के और फ्रैंकल में, ठीक है। तो शॉर्ट के डिफेक्ट ऑल्सो डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, ये आपकी डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। और इस टाइप के जो डिफेक्ट्स होते हैं आयनिक सॉलिड्स में बहुत ही क्वाइट सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल NaCl, है ना, NaCl इसका एग्जांपल है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो शॉर्ट के डिफेक्ट होता है ये उन्हीं आयनिक सब्सटेंसेस के द्वारा शोन होता है, ठीक है ना, जहाँ पे कैटायन और एनायन का साइज ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर साइज जहाँ पे होता है वहीं पे आपको देखने को मिले, जैसे NaCl, KCl, CSCl, AgBr, ठीक है ना। तो अब आपने देखा कि AgBr फ्रैंकल डिफेक्ट में भी था और AgBr शॉर्ट के डिफेक्ट में है। तो बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AgBr एक ऐसा है कंपाउंड, ठीक है, जो आपको क्या फ्रैंकल और शॉर्ट के दोनों डिफेक्ट्स शो करता है, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स। स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स वो होते हैं जिसमें स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती सब्सटेंस की। अब आते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। बच्चों जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है, ठीक है, ये कह रहा है कि जब हम मोल्टेन NaCl को, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, उसको जब क्रिस्टलाइज करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है कि कुछ जो साइट्स होती हैं Na आयंस, सोडियम आयंस की, वो ऑक्यूपाई कर लेता है स्ट्रोंशियम आयन। समझ में आ रहा है, यानी सोडियम आयंस को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, स्ट्रोंशियम आयन को ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। और ईच स्ट्रोंशियम आयन रिप्लेस करेगा 2 सोडियम आयंस को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये क्या होगा, एक आयन की जो है जो साइट होगी वो ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन जो दूसरी साइट हो जाएगी वो वैकेंट हो जाएगी, है ना। तो ये जो कैटायनिक वैकेंसीज होती हैं ये दे आर प्रोड्यूस इक्वल इन नंबर, ठीक है। जितनी मतलब स्ट्रोंशियम आयन होते हैं उतने ही इक्वल नंबर में आपके कैटायनिक वैकेंसीज क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के आपको यहाँ पे इम्प्योरिटीज डिफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है कि कैसे सब्स्टिट्यूशन हुआ है, ठीक है, सोडियम आयन का स्ट्रोंशियम आयन के द्वारा, आप देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह के सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, तो ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स देखने को मिलता है। इसके और एग्जांपल हैं AgCl या कैडमियम क्लोराइड सॉलिड सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री। बच्चों अब जो नॉन स्टोइकियोमेट्री आपके डिफेक्ट्स हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट्स, द डिफेक्ट्स डिस्कस सो फार, अभी तक आपने क्या देखा, हम स्टोइकियोमेट्री में क्या होता है कि भाई आपकी स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट में ये है कि आपकी सॉलिड की स्टोइकियोमेट्री जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे नॉन स्टोइकियोमेट्री इनऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं, ठीक है, जिसमें आपके जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन स्टोइकियोमेट्री रेशियो में पाए जाते हैं, है ना। और इन डिफेक्ट्स के बेसिकली 2 टाइप्स के हैं, ठीक है, ये होते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशिएंसी, ये स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये दो, देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स, द मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो देखते हैं क्या है ये। बच्चों जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ये एनायनिक वैकेंसीज की वजह से होता है। किसकी वैकेंसीज की वजह से होगा, एनायनिक, ठीक है। एनायंस की जो वैकेंसीज होती हैं, एक्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट
उन्हीं की वजह से होता है। इसमें होता है कि जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जैसे NaCl हो गए, KCl हो गए, ये बेसिकली आपको इस टाइप के डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब NaCl के क्रिस्टल्स को हम एटमॉस्फेयर में सोडियम वेपर के प्रेजेंस में जब हीट करते हैं, है ना, तो ये जो सोडियम एटम्स होते हैं, ठीक है, ये क्रिस्टल के सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, और जो क्लोरीन आयन होता है ये डिफ्यूज होता है सरफेस, क्रिस्टल के सरफेस पे ये भी डिफ्यूज होकर आता है। ठीक है, और ये सोडियम के साथ कंबाइन होकर के क्या बनाता है, NaCl बनाता है ना। ये होता क्यों है, दिस हैपन बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय सोडियम आयन एटम टू फॉर्म सोडियम। इससे ये क्यों होता है, क्योंकि जो आपका जो सोडियम एटम था, ठीक है, उससे एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया और सोडियम आयन बना लिया, और ये जो रिलीज इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल में डिफ्यूज हो जाएगा और कहीं ना किसी एनायनिक साइट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा। इससे क्या होगा, जो आपका क्रिस्टल होगा उसमें एक्सेस हो जाएगा सोडियम, है ना, और सोडियम एक्सेस होने की वजह से ये आपको डिफेक्ट देखने को, इसी को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और ये जो एनायनिक साइट्स होगी ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाएगी और इसको हम लोग एफ सेंटर भी बोलते हैं। जर्मन में इसको हम लोग बोलते हैं फाबेन सेंटर। ठीक है, या फोर्थ कलर, यानी जो उससे बहुत आपको अलग अलग डिफरेंट कलर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ये जो कलर होता है ना, ये जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट स्टेट में आते हैं तो आपको कलर प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अब लिथियम, ठीक है, ये LiCl के क्रिस्टल पिंक कलर के बनाएगा, है ना। एक्सेस ऑफ पोटेशियम जो है वो KCl का क्रिस्टल वॉयलेट कलर का बनाएगा। तो इस तरह के आपको कलर को भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है। ठीक है, अब देखते हैं ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है ये होता क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ध्यान रखना, जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइड, यानी इंटरस्टिशियल साइड पे जो एक्स्ट्रा कैटायन है उसकी वजह से होता है ना। तो देखो जैसे जिंक ऑक्साइड है ये वाइट कलर का होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब इसको हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन को लूज कर देता है और येलो कलर का हो जाता है। समझ में आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट था। अब आते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ठीक है, मेटल डेफिशिएंसी बच्चों, जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है इसमें क्या होता है, इसमें बहुत देयर आर मेनी सॉलिड विच आर डिफिकल्ट टू प्रिपेयर इन द स्टोइकोमेट्रिक कॉम्पोजिशन, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो इसके जो टिपिकल एग्जांपल होते हैं जैसे FeO है ना, ये ज़्यादातर पाया जाता है। इसका क्या होता है, इसमें आप देख सकते हो अगर कॉम्पोजिशन हम देखें तो Fe जो है 0.95% और ऑक्सीजन है इसमें। ठीक है, तो इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है 0.93 से 0.96 के बीच में होती है। और जो क्रिस्टल्स होते हैं ना FeO के, है ना, उसमें Fe2+ के कैटायंस होते हैं वो मिसिंग होते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, इसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो भी क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसमें आपकी डेफिशिएंसी हो जाती है मेटल्स की। ठीक है, कहीं ना कहीं तो इस तरीके कोई कॉम्पोजिशन में आपको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड्स का एग्जांपल है। अब आते हैं इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स की। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। देखो आपको मैंने बताया था कि जो सॉलिड होते हैं इनमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, लेकिन बहुत रेंज बड़ी अच्छी होती है इसमें। ये लगभग 27 ऑर्डर्स की मैग्नीट्यूड की रेंजिंग दिखाते हैं, जैसे 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर, ये इनकी मैग्नीट्यूड रेंजिंग है कंडक्टिविटी के। तो इसके बेसिस पे 3 टाइप के हैं। क्या है, पहले होते हैं कंडक्टर्स। कंडक्टर्स में क्या होता है, ये ऐसे सॉलिड होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है ना वो 10⁻4 से लेकर 10⁻7 पर ओम पर मीटर की होती है। तो ऐसे सॉलिड जिनकी कंडक्टिविटी इस रेंज में हो, किस रेंज में, 10⁻4 से 10⁻7 पर ओम पर मीटर के, उनको हम लोग कंडक्टर्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे मेटल्स ये कंडक्ट करते हैं, इनके ऑर्डर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, दे आर वेरी गुड कंडक्टर। नेक्स्ट है हमारा इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स की जो कंडक्टिविटी की रेंज होती है वो 10⁻⁻20 से 10⁻−10 पर ओम पर मीटर की होती है। और जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं इनकी रेंज जो होती है वो क्या होती है, 10⁻⁻6 से 10⁻4 पर ओम पर मीटर की होती है। तो ये रेंज के हिसाब से हम यहाँ पे इंसुलेटर, कंडक्टर्स और सेमी कंडक्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब कंडक्शन होता कैसे इलेक्ट्रिसिटी का इन मेटल्स में वो देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, देखो आपको पता है कि जो कंडक्टर्स होते हैं दे में कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का और आयंस का, है ना। तो बच्चों जो मेटल्स होते हैं द इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट इन द सॉलिड और मोल्टन दोनों स्टेट में ये कंडक्ट कर सकते हैं, है ना।
दोनों ही स्टेट में ये कंडक्ट कर सकते हैं, चाहे मोल्टन स्टेट में हो या आपके ये किस में हो, सॉलिड स्टेट में हो, है ना। और जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की, ये डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, यानी पर एटम कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, उसी पे डिपेंड करेगी कंडक्टिविटी मेटल की, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं मेटल एटम्स के, ठीक है, वो क्या बनाते हैं, वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं मेटल एटम के, वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो एनर्जी के बहुत ही क्लोज होते हैं एक दूसरे के, जिससे वहाँ पे एक बैंड बन जाता है। क्या बन जाता है, बैंड। अब ये जो बैंड होता है ये पार्शियली फिल्ड होता है या ओवरलैप हो जाता है हायर एनर्जी के द्वारा, ठीक है। और ये इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ईजिली फ्लो कर जाते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई कर तो ईजिली फ्लो कर जाते हैं। इससे मेटल आपकी क्या कंडक्टिविटी शो करेगा। इफ द गैप बिटवीन द फील्ड वैलेंस बैंड एंड द नेक्स्ट हायर ऑक्युपाइड बैंड इज लार्ज। अब देखो, अगर जो आपका फील्ड वैलेंस बैंड है और जो हायर ऑर्डर का जो अनऑक्युपाइड बैंड है, यानी जो कंडक्शन बैंड है, उसके बीच अगर ज़्यादा गैप है तो आपके इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएंगे इस बैंड से उस बैंड में। इससे क्या हो जाएगा, आपकी इलेक्ट्रिविटी कम हो जाएगी और वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे फिगर दिखाता हूँ, देखो यहाँ पे, है ना, ये पार्शली फील्ड बैंड है और ये ओवरलैपिंग बैंड से, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी मेटल्स का है, देखिए ये बिल्कुल ये ओवरलैपिंग है, यानी यहाँ पे इजीली ये इस बैंड से उस बैंड में जा सकते हैं मेटल वाले में। इंसुलेटर्स में देखिए ये गैप बहुत ज़्यादा हो गया, फील्ड बैंड और एम्प्टी बैंड में बहुत ज़्यादा गैप है, तो यहाँ से आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इंसुलेटर्स वाला केस है। सेमीकंडक्टर में बहुत ही स्मॉल गैप होता है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं, है ना, इसलिए सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी शो करते हैं, है ना। तो ये मैंने आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से आपको बताया कि किस तरीके से कंडक्शन होता है, ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बताऊंगा कि बच्चों जो कंडक्टिविटी होती है ना इन सेमीकंडक्टर्स की, ये बहुत ही लो होती है ना। प्रैक्टिकल यूज़ के लिए बहुत इनकी जो कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, तो इनकी कंडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, है ना। जो सेमीकंडक्टर्स हैं इनकी जो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने का एक तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं हम, एक इसमें जो कंडक्टिविटी इनको इंक्रीज करने के लिए सेमीकंडक्टर्स की, इसमें कुछ हम अप्रोप्रिएट अमाउंट का इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जब किसी सेमीकंडक्टर में कुछ सुटेबल इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डोपिंग, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग, DOPING, है ना। अब ये जो डॉपिंग है, ये दिस कैन बी डन विद एन इम्प्योरिटी विच इज इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ये डिपेंड करता है कि भैया जैसे आपके जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, जैसे सिलिकॉन है गया, जर्मेनियम हो गया, उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है, कोई किसी प्रकार की इम्प्योरिटीज़ को उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ऐसी जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स। उसमें क्या होगा, जब इम्प्योरिटीज़ हम इसमें डालेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। तो दो टाइप के इसमें आपको प्रोड्यूस होंगे, एक होता है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटी, है ना। तो क्या है ये देखें, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटीज़ और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज़। देखो, जैसे सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होते हैं ये 14th ग्रुप के होते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना। और इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 4 होते हैं दोनों में। सिलिकॉन में भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जर्मेनियम भी होते हैं, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये बेसिकली 4 कोवलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे अपने नेबर्स के साथ। और जब हम इसमें क्या करेंगे, इसको जब हम डोप करेंगे 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ, जैसे फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है, जिसमें क्या होता है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, फॉस्फोरस और आर्सेनिक में 5 होते हैं, ठीक है, और जर्मेनियम सिलिकॉन में 4 होते हैं। तो जब इन 14th ग्रुप वालों को 15 ग्रुप के साथ डॉप करेंगे तो ऑब्वियसली, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ लेटिस साइट्स को वो ऑक्युपाई करेंगे, किसमें, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल्स में, ठीक है ना। तो जिसमें जो 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो आपका क्या हो जाएंगे, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाने में के फॉर्मेशन में चले जाएंगे, है ना, नेबरिंग सिलिकॉन एटम के साथ। लेकिन जो 5th इलेक्ट्रॉन होगा जो एक्स्ट्रा है वो डीलोकलाइज हो जाएगा, और उसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज होने की वजह से इनकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई है ना, ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है ना। इसीलिए जो सिलिकॉन है वो
वो डॉप्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी के साथ, इसीलिए नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। सिलिकॉन और जर्मोनियम के जो कंडक्टर होता है ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इम्प्योरिटीज पे। बच्चों अब देखो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, अब हम इसमें क्या करेंगे, जो सिलिकॉन और जर्मोनियम है इसको हम 13th ग्रुप के एलिमेंट के साथ भी डोप कर सकते हैं, जैसे बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है, जिसमें 3 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ऐसी जगह आपको मिलेगी जहाँ पे जो 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो मिसिंग होगा, है ना। तो जहाँ पे मिसिंग होगा उसको हम इलेक्ट्रॉन होल बोलेंगे या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी बोलेंगे, क्योंकि 14th वाले में तो 4 हैं लेकिन 13 वाले को डॉप करेंगे तो 3 ही है, तो एक आपको वैकेंट रह जाएगा, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा अपने नेबरिंग के साथ वो आएगा उसके इलेक्ट्रॉन होल को फिल करेगा, बट इन डूइंग इस तरीके से करने में जो आपका इलेक्ट्रॉन होल है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से हट जाएगा, है ना। तो इस टाइप का आपने देखा कि जो बेसिकली जो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन होल जो प्रोड्यूस हो रहा है ये बेसिकली पॉजिटिवली चार्ज है ना, जो इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज प्लेट की ओर मूव कर रहे हैं। तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको पी टाइप के सेमीकंडक्टर बोले जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एन टाइप का है, ये परफेक्ट क्रिस्टल है, ये आपका एन टाइप का है, ये पी टाइप का है। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, आर्सेनिक यहाँ पे आ गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक होल, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव होल बोलते हैं, तो ये पी टाइप का है, ठीक है। तो ये डॉपिंग की गई है 13th और 15 एलिमेंट्स की 14th वाले ग्रुप में, ठीक है। अब एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशंस का है। बेसिकली एप्लीकेशन का बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे डायोड्स वगैरह बनाए जाते हैं, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं, पता है आपको। एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का यूज़ करके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बनाते हैं, है ना। जैसे डायोड हो गया, डायोड क्या है, ये कॉम्बिनेशन है एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर का, जो रेक्टिफायर्स वगैरह में यूज़ किया जाता है ना। और आपको पता है इन ट्रांजिस्टर्स का हम बनाते हैं बहुत सारे लेयर्स को आपस में सैंडविच करके, जैसे एन पी एन या पी एन पी टाइप के भी ट्रांजिस्टर देखने को मिलते हैं। एन पी एन यानी एन सेमीकंडक्टर और एन सेमीकंडक्टर के बीच में सैंडविच करके पी वाले को हम एन पी एन या पी एन पी इस टाइप के बहुत सारे ट्रांजिस्टर बनाते हैं, ठीक है, जो दे आर यूज टू डिटेक्ट और एम्पलीफाई द रेडियो और ऑडियो सिग्नल्स, है ना। जो सोलर सेल होते हैं वो भी क्या होता है, एक एफिशिएंट फोटो डायोड होता है जो आपकी लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो इस टाइप के हम चीज़ों को इसमें बना सकते हैं। दूसरा गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलिकॉन जो 14th एलिमेंट के ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके बहुत सारे सेमीकंडक्टर से गैलियम आर्सेनाइड बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही फास्ट रिस्पॉन्ड करता है सेमीकंडक्टर है, बहुत सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनाते हैं, ठीक है। जिंक सल्फेट हो गया और आपका कैडमियम सल्फेट हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है ना। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं और इनके यूजेस भी इसी प्रकार से बहुत सारे हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं, इनको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, लास्ट टॉपिक हमारा। बच्चों जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई भी सब्सटेंस होता है उसमें कुछ ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी, है ना। और ये जो इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं ये डिपेंड करती है कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वजह से, है ना। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना एटम के अंदर, वो एक क्या टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, है ना। और इनकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो निकलता है ना, प्रोड्यूस होता है, वो बेसिकली 2 टाइप के मोशंस की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। पहला क्या है, इनके जो ऑर्बिटल्स का मोशन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर, आप पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। तो जो बेसिकली ऑर्बिटल का मोशन होता है न्यूक्लियस के चारों ओर उसकी वजह से, और दूसरा होता है इनकी खुद की एक्सिस पे इनका क्या करना, रोटेट करना, है ना। तो उनकी वजह से भी आपको जो है मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस हो जाता है ना। तो जो ईच इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें आपको परमानेंट स्पिन देखने को मिलेगा और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी इससे देखने को मिलेगा। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है बहुत ही कम होता है, और इसको हम जिस यूनिट में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, है ना। यानी जो मैग्नेटिक मूवमेंट बहुत कम होता है और उसको मेजर करेंगे वो यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये लगभग होता है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं,
कितनी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? 5 कैटेगरीज में, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे सब्सटेंसेस। बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि बताइए किस टाइप का है। तो ये है आपका पैरामैग्नेटिक, ये पहले भी मैं आप पढ़ चुके हैं 11th में, इसके बारे में थोड़ा सा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड फेरीमैग्नेटिक। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं, बहुत ईजी है बच्चों ये। पैरामैग्नेटिक क्या होता है? देखो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट्स की ओर, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी ओर बहुत ही वीकली अट्रैक्ट होते हैं, है ना। और जब ये मैग्नेटाइज होंगे तो ये सेम डायरेक्शन में ये सारे के सारे क्या होंगे? मैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, और जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे ये फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाएंगे, अपने मैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टीज को लूज कर देंगे, है ना। और ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। और इसके आगे हम देखते हैं कि जो पैरामैग्नेटिज्म होते हैं ना, ये होता है बेसिकली क्योंकि इनमें या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, एक या एक से ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही आपको पैरामैग्नेटिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हो O2, Cu2+, ठीक है, Fe3+, क्रोमियम 3+, ये सब एग्जाम्पल है इन सारे सब्सटेंसेस के। ठीक है, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अब देखते हैं डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिज्म क्या होता है? इसमें वीकली रिपेल्ड होते हैं। इसमें क्या होगा? रिपेल्ड होगा, लेकिन वीकली रिपेल्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, सिसिक एसिड, ये सब कुछ एग्जाम्पल है इनके द्वारा। ठीक है ना। और जब ये वीकली मैग्नेटाइज तो होते हैं, ठीक है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में, वहाँ पैरामैग्नेटिक में क्या था कि सेम डायरेक्शन में ये क्या होंगे? मैग्नेटाइज होंगे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगे? मैग्नेटाइज होंगे। दूसरी चीज़ जो डायमैग्नेटिज्म होता है, ये ऐसे सब्सटेंस के द्वारा शोन होता है जिसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। ध्यान रखना, डायमैग्नेटिज्म उसमें देखने को मिलेगा जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? आपके पेयर्ड होंगे, है ना, और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक है, जो पेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, वो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देते हैं? कैंसिल कर देते हैं, जिससे अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देते हैं। अब आता है फेरोमैग्नेटिज्म। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फेरोमैग्नेटिज्म ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, ठीक है, गैडलोनियम या क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, और ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, ये परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज होते हैं। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में जो मेटल आयन होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के, ठीक है, ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स में क्या हो जाएंगे? अरेंज होते हैं, जिसको हम लोग डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन। और ईच डोमेन जो है एक टाइनी मैग्नेट की तरह वर्क करता है ना। अगर कोई अनमैग्नेटाइज पीस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तो इसमें जो डोमेन होंगे वो रैंडमली ओरिएंटेड होंगे, और जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, ये सब एक सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? ओरिएंट हो जाएंगे, सारे के सारे डोमेन, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, है ना। तो ये जो ऑर्डरिंग होती है डोमेन्स की, ये परसिस्ट करती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी। इसलिए जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं परमानेंट मैग्नेट होते हैं। अभी आप नीचे इसमें आप फिगर देखेंगे, ये देखिए, इसमें ऊपर वाली लाइन जो है ये फेरोमैग्नेटिक है, देख रहे हैं, सब के सब एक ही डायरेक्शन में अरेंज डोमेन्स। एंटी फेरोमैग्नेटिक, अब नेक्स्ट है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। इसमें जो सब्सटेंसेस है मैग्नीशियम, ये मैग्नीज ऑक्साइड है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म दिखाएगा। इसमें जो डोमेन का स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? एक अपोजिट ओरिएंटेड डायरेक्शन में होता है, जो एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। एक देखो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो ऑब्वियसली ये एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। फेरी, अब हो गई फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है? इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है डोमेन्स का, ये पैरेलली या एंटी पैरेलल डायरेक्शन में अनइक्वल नंबर्स में क्या होते हैं? अलाइंड होते हैं, है ना। इसलिए वीकली अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो इसमें मैग्नेटाइड हो गया, फेराइट्स हो गए, ठीक है ना, ये सब इसके एग्जांपल हैं इन सब्सटेंसेस के। एंड ये जो सब्सटेंसेस होते हैं ये अपने फेरोमैग्नेटिज्म को क्या कर देंगे? जब हीट करेंगे तो इनको लूज कर देते हैं। ध्यान रखना, अगर फेरीमैग्नेटिज्म सब्सटेंस को हम हीट करेंगे तो ये अपने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज करके पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी फेरीमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क में ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1.19 से 1.24, ठीक है। लेक्चर को अच्छे से देख लो, रिवाइज कर लो, समरी, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप लगा सको, ठीक है, एक्सरसाइजेस के, ठीक है, जितने आपको आ जाए उतने क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। बाकी जब हम मिलेंगे, बाकी इन क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर लेंगे? डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, ईजी क्वेश्चंस है, ठीक है, जितने आप कर सको उतने करो। ओके, जो नहीं आया उसको टिक करके रखेंगे। ठीक है, विल डिस्कस इट लेटर। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय।